नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीके सागर और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल आरआर अकेडमी फिरोजाबाद में। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आरआर अकेडमी में दोस्तों। आज का वीडियो ऑन डिमांड पर है क्योंकि आज की वीडियो में मैं सॉल्व कराने वाला हूं इंग्लिश ग्रामर का यूपी टीजीटी के लिए एक अनसॉल्व पेपर जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं इससे पहले भी 4 अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करा चुका हूं जो आप लोगों को बहुत पसंद आए हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पेपर भी बहुत अच्छे तरीके से बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर क्या है। क्वेश्चन आपके ऑन स्क्रीन यहाँ है और हम इसको सॉल्व यहाँ पर कराने वाले हैं। क्योंकि अभी प्रोजेक्टर नहीं आ पाया है, कुछ दिनों में इसकी व्यवस्था की जा रही है, तो आप देखते रहिए इसी तरीके से और वीडियो को आप पूरा देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। प्रैक्टिस सेट आपके सामने स्क्रीन पर है और उसमें दिए गए हैं आपके सभी क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करने हैं। लेकिन किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें उसके डायरेक्शन को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि डायरेक्शन से ही हमें पता चलता है कि हमें आखिर क्वेश्चन में करना क्या है। तो चलिए इसके डायरेक्शन को हम पढ़ लेते हैं। आप स्क्रीन पर देखते रहेंगे और वो सुनते रहेंगे जो मैं बोल रहा हूँ। मैं क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व कराऊंगा और यहाँ से मैं इसको देखकर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि प्रोजेक्टर नहीं है, मैं लैपटॉप से आपको पढ़ा रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो डायरेक्शन में दिया गया है, इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो mark the part which contains error and select the part number 4 if there is not any kind of error। कहने का मतलब ये है कि आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं 1, 2, 3 और 4, प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। अगर कोई इसमें मिस्टेक नहीं है तो आपको ऑप्शन नंबर 4 यानी कि नो एरर वाला क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब है 13, क्योंकि इससे पहले मैं 12 क्वेश्चन आपको और करा चुका हूं जो पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 में है वेरी फ्यू। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है पीपल नाउ बिलीव दैट, और थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है उसमें दिया गया है द वीक्स ऑफ सिन आर डेथ, और ऑप्शन नंबर 4 में है आपका नो एरर। तो इसमें से आपको जो सही ऑप्शन है उसको टिक करना है जिसमें एरर दिए गए हैं। कहने का मतलब हमें यही तो चूज करना है कि किस ऑप्शन में एरर है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वो एकदम सही है, उसमें एरर नहीं है, तो हम उसे टिक नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 भी वो भी एकदम करेक्ट है, उसमें भी कोई एरर नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 में प्रॉब्लम है, जी हाँ, जिसमें दिया गया द वेक्स ऑप्शन आर डेथ। यहाँ पर वेक्स का जो यूज है वो गलत तरीके से किया गया है। तो देख लेते हैं कि वेक्स का यूज क्यों गलत तरीके से किया गया है और आखिर इसमें मिस्टेक क्या है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करने वाला है और ये मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आज मैं इस कंफ्यूजन को दूर कर देता हूँ कि ये गलत क्यों है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में 101% आने की उम्मीद है। तो देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं हम वेक्स की। वेक्स का मतलब क्या होता है? देखिए वेक्स का जो सिंगुलर फॉर्म होता है वो है वेग। ओके, वेग से बना है वेक्स ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। वेक्स का मतलब होता है सैलरी। क्या होता है? सैलरी। तो यहाँ पर जब हम सिंगुलर में यूज करते हैं तब इसके साथ में इसका यूज करते हैं, जब सैलरी के लिए यूज करते हैं तब, यानी किसी मजदूर को दिए जाने वाला जो वेतन होता है महीने में, घंटे के हिसाब से, दिन के हिसाब से, उसे वेक्स बोलते हैं हम। अगर इसको प्लूरल में यूज करेंगे तो इसके साथ में हम आर का यूज करेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पर न तो ये मजदूर की मजदूरी के लिए यूज हुआ है और ना ही ये सिंगुलर और प्लूरल में यूज हुआ है। इसका जो मतलब है वो है परिणाम। ओके, द वेक्स ऑफ सिन आर डेथ, इसका मतलब ये होता है कि पाप की कमाई का अंत होता है। ओके, पाप की कमाई का मतलब क्या है? मृत्यु है। तो यहाँ पे परिणाम के लिए इसको यूज किया गया है। तो परिणाम जो है वो हमेशा सिंगुलर में यूज होता है। जब ये रिजल्ट के लिए यूज किया जाता है तो इसका जो अर्थ है वो सिंगुलर में यूज होता है। तो इसके साथ में हम हमेशा इज का यूज करते हैं, ये ध्यान रखना। चाहे ये वेक्स इस तरीके से यूज हो जाए, अगर ये रिजल्ट के लिए आया है तब भी हम इसमें इसका ही यूज करेंगे, और अगर ये वेक्स बनकर आ जाए तब भी हम इसमें इसका ही यूज करेंगे अगर ये रिजल्ट के लिए आता है। इसके लिए आता है रिजल्ट के लिए। ओके, तो इस तरीके से इसमें मिस्टेक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ओके, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेदर राम नॉर हिज पेरेंट्स, ये ऑप्शन नंबर 1 है। अगले क्वेश्चन में उसके बाद में है आर,
जो एक सिंगल वर्ड है। इसके बाद थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है वो है आपका टू ब्लेम, और फोर्थ नंबर का ऑप्शन है नो एरर। तो इसमें भी आप देख लेते हैं कि किस तरीके से और कौन सा ऑप्शन हमारा सही है जिसमें एरर है। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है नेदर राम नॉर हिज पेरेंट्स, ये एकदम सही है, इसमें मिस्टेक नहीं है। इसके बाद आर है, वो सिंगल वर्ड है, एक वर्ब है, उसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है। इसके बाद टू ब्लेम और उसके बाद नो एरर। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इस पूरे सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर 4 का यूज करेंगे टिक लगाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। अब बात कर लेते हैं हम नेदर और नेदर नॉर की, कि इसका यूज हम करते कैसे हैं। तो चलिए बने रहिए आप वीडियो में, मैं बताता हूं कि नेदर नॉर और नेदर और का प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं। देखिए, अगर किसी सेंटेंस में इस तरीके से आ जाता है नेदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स, नेदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स, और उसके बाद में छोड़ दी हमने खाली जगह गिल्टी। तो अब हम इसमें क्या भरेंगे? अगर हमारे पास ऑप्शन दिए जाते हैं इज, एम, आर, हमारे पास 3 ऑप्शन है, तो हम इसमें से क्या भरेंगे? तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि जिन सेंटेंस में नेदर और नोर का यूज होता है उन सेंटेंस में जो लास्ट वाला सब्जेक्ट होता है, यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है राम और सेकंड सब्जेक्ट क्या है हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर का जो सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से ही हम वर्ब का यूज करते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है एवरी वन ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन है एवरी वन ऑफ अस शुड डू आवर ड्यूटी टू द कंट्री नो एरर। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से हम ऑप्शंस को देख पा रहे हैं। तो इसमें एरर देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 1 को अगर हम चेक करते हैं तो एवरी वन ऑफ अस शुड डू आवर ड्यूटी। तो यहाँ पर जो दिया गया है शुड डू आवर ड्यूटी, इसकी जगह पर हम किसका यूज करेंगे? शुड डू हिज ड्यूटी। ओके, किसका यूज करेंगे? शुड डू हिज ड्यूटी। रीजन क्या है कि जो एवरी वन है वो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो इसके साथ में जो पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज करेंगे हम थर्ड पर्सन का ही यूज करेंगे। और एवरी वन सिंगुलर पर्सन है, तो उसके साथ में जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है वो भी हम सिंगुलर पर्सन का ही यूज करेंगे। तो इसमें जो मिस्टेक है वो है ऑप्शन नंबर 2 में। शुड डू आवर ड्यूटी की जगह पर हो जाएगा यहाँ पर शुड डू हिज ड्यूटी। ओके, ये ऑप्शन हो जाएगा उसकी जगह पर। तो हमारा जो मिस्टेक है वो ऑप्शन नंबर 2 में है। तो 2 हमारा जो है वो राइट ऑप्शन है। ओके, तो इसके लिए चलिए मैं बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हमने यहाँ पे हिज लगाया था। अगर यहाँ पर फेमिनाइन के लिए हम यूज करते, सपोज दैट कि फेमिनाइन में हमारा होता, तो हम यहाँ लगा देते इसकी जगह पे हर, लगा देते हर। और अगर मैस्कुलिन में होता तो हम हिज ही लगाते। लेकिन जब हम बात करते हैं कंबाइंड की, कि हमें नहीं पता है कि वो फेमिनाइन है इस साइड में, एवरी वन वाली साइड में, या मैस्कुलिन है, तो हम कंबाइंड के लिए भी किसका यूज करते हैं? हिज का यूज करते हैं। आप इसको याद रखना। ओके, हम इसका कंबाइंड यूज करते हैं हिज के लिए। इसके बाद में बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर आपके 4 वर्ड दिए गए हैं, इन चारों वर्ड्स में से आपको जो करेक्ट स्पेलिंग है उसे चूज करना है। तो देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 में जो आपकी स्पेलिंग दी गई है मॉन्स्टर्स दी गई है, MONSTROUS, मॉन्स्टर्स। ओके, तो मॉन्स्टर्स का मतलब होता है राक्षसी। और उसके बाद में जो ऑप्शन नंबर 2 पर दिया गया है मॉन्स्टेरस, मॉन्स्टेरस का कोई अर्थ नहीं होता है, और मॉन्स्टोरस का भी कोई अर्थ नहीं है, और मॉन्स्टोरोस का भी कोई अर्थ नहीं है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हमारा एकदम करेक्ट है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, जिसमें दिया गया है आपको फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स। तो इसमें एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें खाली जगह है, उस खाली जगह में आपको दिए गए 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करके भरना है।
यानी सही ऑप्शन पे टिक करना है। तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है शेल, बी में दिया गया है विल, और सी में दिया गया है मे, और डी में दिया गया है वर। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ऐसे सेंटेंस जिनमें शुरुआत में आई विश लगा होता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम कंडीशनल सेंटेंस या इमेजिनेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और जब इमेजिनेटिव या कंडीशनल सेंटेंस आ जाते हैं, तो ऐसे सेंटेंस का जो हम सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसको हम पास्ट टेंस में बनाते हैं। तो देख लेते हैं इसमें पास्ट की वर्ब कौन सी है। तो पहली वर्ब दी गई है शेल, दूसरी है विल, तीसरी है मे, और चौथी वर्ब दी गई है वर। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वर। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट वन। आप यहां देखते जाएंगे और ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आई वेंट देयर विद अ व्यू टू मीट हिम। ऑप्शन नंबर बी में है आई वेंट देयर विद अ व्यू टू मीटिंग हिम। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है आपका आई वेंट देयर फॉर अ व्यू टू मीटिंग हिम। और ऑप्शन नंबर डी में है आई वेंट देयर विद व्यू टू मीटिंग हिम। तो इन चारों सेंटेंस को जब हम एनालाइज करते हैं वन बाय वन वर्ड के हिसाब से, तो देखकर हमें पता चलता है आई वेंट देयर तक तो सब सेम है। इसके बाद में दिया गया है एक में विद अ व्यू, फॉर अ व्यू और विद व्यू। तो विद अ व्यू एक फ्रेज है, ध्यान देना, विद अ व्यू क्या है, एक फ्रेज है। और उसके बाद में सभी में टू लगा हुआ है। फिर पहले सेंटेंस में मीट है, दूसरे में मीटिंग है, और बाकी सभी में भी मीटिंग है। तो जहां पर जो एनालाइज करके हमने देखा वो यही देखा कि फ्रेज के बाद में कभी भी इन्फिनेटिव नहीं आता है। अगर इन्फिनेटिव आता भी है तो फिर उसके साथ में हमें जीरंड लगाना पड़ता है। तो देखते हैं कि किस वर्ब में जीरंड है। जीरंड होता क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, वही हमारा जीरंड हो जाता है और वो एक नाउन का काम करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमें नजर आ रहा है वो है आई वेंट देयर विद अ व्यू टू मीटिंग हिम, क्योंकि इन्फिनेटिव के बाद में यहाँ पर जीरंड भी लगा गया है, जो कि क्या है, टू मीटिंग हिम, टू मीटिंग हिम। ओके, फ्रेज के बाद में अगर हमें इन्फिनेटिव लगाना है तो उसके बाद में ये जीरंड भी हमें लगाना पड़ता है। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो राइट ऑप्शन हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट आंसर है। ओके, याद रखना किसी भी फ्रेज के बाद में हम डायरेक्टली इन्फिनेटिव का यूज नहीं करते हैं, और करते हैं तो उसके बाद में जो वर्ब दी जाती है उसको जीरंडिकल फॉर्म में यूज करते हैं, यानी उसमें आईएनजी लगा देते हैं। ओके, इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, आप यहां देखते जाएंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज करना है। तो सेंटेंस दिया गया है हमारे पास, माई फ्रेंड केम ऑल द वे फ्रॉम काठमांडू टू कॉन्ग्रेचुलेट मी डॉट 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 माई सक्सेस। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 8, और ऑप्शन नंबर सी है ओवर, ऑप्शन नंबर डी है ऑन। तो एक चीज का हमेशा याद रखना कि जब भी कभी कॉन्ग्रेचुलेट शब्द आ जाता है और उसके बाद में हमें अगर किसी प्रीपोजिशन का यूज करना है तो हम बिना सोचे समझे ऑन का यूज कर देते हैं। इसका कर देते हैं ऑन का, याद रखना है इस चीज का, ऑन का। ओके, तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ऑन, और ऑन किस नंबर पर है, डी पर। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है, आप इस चीज को याद रखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपको हमेशा याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है द गार्डन्स ऑफ श्रीनगर आर मोर ब्यूटीफुल देन। तो जनरली क्या होता है, यहाँ पर एक चीज गौर फरमाने वाली है कि जहां पर तक गार्डन्स दिया गया है, देखिए आप इसको देख लीजिए, जहां पर गार्डन्स दिया गया है, तो गार्डन्स क्या है, हमारा प्लूरल नंबर है, यानी कि बहुवचन है। ओके, एक तरफ अगर मैं गार्डन कर दूं और ऊपर जो सेंटेंस में दिया गया है वो गार्डन्स है, यानी कि ये प्लूरल नंबर है, प्लूरल वर्ब है। ओके, और ये कैसी है, ये सिंगुलर है। तो दोनों के साथ में हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। तो किसी प्लूरल नंबर की अगर हम कंपैरिजन करते हैं किसी दूसरी जगह से,
जैसे कि सेंटेंस में दिया गया है द गार्डन्स ऑफ श्रीनगर, यानी कि नाउन के बाद में ऑफ लगा है और उस चीज का जिसके साथ में पोजीशन दर्शाया गया है वो आया हुआ है। तो जैसे हमारा ये है गार्डन्स, तो इसके साथ में हम क्या लगाएंगे, दोज ऑफ। ओके, अगर सिंगुलर होता तो हम लगाते दैट ऑफ, देन दैट ऑफ, क्या करते देन दैट ऑफ, और यहां कर देते हम देन दोज और ऑफ, क्योंकि ये प्लुरल है और ये सिंगुलर है। तो अगर सिंगुलर आता है तो देन दैट ऑफ का यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए, और प्लुरल आया है तो हम देन दोज ऑफ का यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस ऑप्शन में देन दोज ऑफ का यूज किया गया है। देन दोज ऑफ का मतलब है कहाँ का है, द गार्डन ऑफ श्रीनगर आर मोर ब्यूटीफुल देन दोज ऑफ। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है दोज ऑफ मैसूर। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आप इस चीज को याद रखेंगे। ओके, देन दोज ऑफ मैसूर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है, आप स्क्रीन पर देखते जाएंगे, सारे क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। आप चाहो तो इन्हें पहले सॉल्व करके देख लीजिए और उसके बाद में मैचिंग कर लीजिए कि जो मैं करा रहा हूँ ठीक वैसे ही आप कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलिए कि वीडियो आपको कैसी लगी। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली पहली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो क्वेश्चन नंबर 21 में है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो देखिए, जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर कराया था मैंने आपको 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में जहां विद अ व्यू एक फ्रेज था, तो बताया था मैंने विद अ व्यू के बाद में हम कभी भी सिंगुलर तरीके से किसी इनफाइनाइट का यूज नहीं कर सकते वर्ब के साथ में, हमें उस वर्ब को जीरेंड बनाना पड़ता है। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी यही आया है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो देखिए, लुकिंग फॉरवर्ड क्या है, एक फ्रेज है और लुकिंग फॉरवर्ड के बाद में टू लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है अब टू के बाद में जो वर्ब आएगी वो वर्ब नहीं होगी, एक जीरंड होगी, यानी वर्ब के साथ में आईएनजी लगा होना जरूर होगा। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर ए है सी माई फ्रेंड, दिस इज रॉन्ग, ये नहीं है। उसके बाद में है बी सीइंग माई फ्रेंड, ये हो सकता है। हैव सीन माई फ्रेंड, हैविंग बीन सीन माई फ्रेंड। तो जी हाँ, तो इसमें जो जीरंड है वो है ऑप्शन नंबर बी में, सीइंग माई फ्रेंड इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सीइंग माई फ्रेंड। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं कि अगर कहीं वह फ्रेज आ जाती है, फ्रेज का मतलब होता है दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन जिसका कोई मीन्स तो हो बट उनमें बीच में कोई वर्ब नहीं हो। ओके, जैसे कि पिछले सेंटेंस में था विद अ व्यू, और इस सेंटेंस में है लुकिंग फॉरवर्ड। तो दो वर्ड्स कॉम्बिनेशन में है, बीच में कोई वर्ब नहीं है, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव या मेन वर्ब नहीं है। ओके, तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है आपका विच सेंटेंस हैज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कराने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि ट्रांजिटिव वर्ब को पहचानने की सबसे अच्छी टेक्निक क्या होती है, हम किस तरीके से ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को पहचान सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, इसके बाद में आप कभी भी ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सा वर्ब ट्रांजिटिव है और कौन सा इंट्रांजिटिव वर्ब है। हमें जिस वर्ब के बारे में पता लगाना है, हम उस वर्ब के पहले हम वाट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, वाट, प्लस जो वर्ब हमें पहचाननी है कि वो ट्रांजिटिव है या नहीं। अगर हम वाट लगाने के बाद में आंसर दे सकते हैं, अगर उसका आंसर है तो वो कैसा वर्ब है, ट्रांजिटिव। ध्यान देना, कैसा है, ट्रांजिटिव। और अगर उसका आंसर नहीं है हमारे पास तो वो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ध्यान देना इस चीज का, क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो अब आप ऑप्शन में से आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा इंट्रांजिटिव वर्ब है कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, आप वहां देखें ही रैन अ लॉन्ग डिस्टेंस, जिसका मतलब होता है कि उसने बहुत लंबी दूरी तय की। ओके, यानी वो बहुत लंबी दूरी तक दौड़ा। तो मैंने रैन के पहले क्या लगा दिया, वाट लगा के देख लिया। रैन के पहले क्या लगा के देख लिया, वाट रैन। इसका मतलब होता है क्या दौड़ा, मतलब क्या हुआ इसका, क्या दौड़ा। तो क्या हम इसका आंसर दे सकते हैं क्या दौड़ा,
क्या दौड़ा का कोई आंसर नहीं, दौड़ा मतलब दौड़ा। ओके, तो इसके बाद में नेक्स्ट है द बॉय किक द फुटबॉल। यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो है किक। किक में अगर मैं वाट लगा देता हूं, वाट किक, क्या मारा, तो लात मारी। ओके, यानी कि लात मारी। तो ये हमारा एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका हम आंसर दे सकते हैं। इसके बाद में है आई फील। फील का मतलब होता है महसूस करना। देखिए दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिए, दिया गया है फील, और इसमें मैंने लगा दिया वाट। वाट फील, महसूस करता है, क्या महसूस करता है, अच्छा या बुरा, कुछ भी हम आंसर दे सकते हैं। गुड, वेल या बैड। इसका मतलब ये भी ट्रांजिटिव है, ये भी ट्रांजिटिव है, और ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ध्यान देना, रैन कैसा हो गया हमारा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। एक ऑप्शन और बचा, उसे हम और चेक कर लेते हैं। द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन। स्टॉप का मतलब होता है रोकना। क्या होता है, रोकना। मैंने यहाँ पे स्टॉप को भी चेक कर लिया। ओके, व्हाट स्टॉप, क्या रोका, आंसर है हमारे पास ट्रेन रोकी। तो ये भी हमारा कैसा हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो इस तरीके से हम इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब को आसानी से पहचान सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखा, हाँ, तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ऑप्शन नंबर ए में कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। रैन एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है, आप ऊपर देखते जाइए, चेंज द नरेशन, यू से आई कट द फिंगर। इसमें दिया गया है यू से आई कट द फिंगर। इसका नरेशन चेंज करना है, यानी इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। ओके, तो इनडायरेक्ट में इसको कैसे कहेंगे हम, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है यू से दैट यू कट द फिंगर। मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको प्रोनाउन के बारे में बताया था, जिसमें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के बारे में समझाया था। तो अगर आप प्रोनाउन नहीं जानते हैं तो आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, एक्टिव पैसिव में, इनमें आपको प्रोनाउंस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है सीखने के लिए। तो चलिए मैं फिर भी आपको समझा देता हूँ, बहुत आसान तरीका है इसके लिए। मैंने लिख दिया यहाँ पे SON, यहाँ लिख दिया 1 2 3। ओके, तो दो तरीके की स्पीच होती है हमारी डायरेक्ट नरेशन में, इनडायरेक्ट नरेशन में। एक होती है रिपोर्टिंग स्पीच। क्या होती है, रिपोर्टिंग स्पीच, और एक होती है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, ध्यान देना, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है और ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होती है। यानी ये बोली जाने वाली स्पीच होती है और ये बोली गई स्पीच होती है। तो यहाँ के जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, तो उनको मैंने लिख दिया है SON, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब है नो चेंज। ध्यान देना इसकी, नो चेंज। तो अगर इस साइड की जो स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच में, हमारा कोई प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है, तब हम उसको इसके अनुसार चेंज करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। अगर इस साइड में कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, जैसे कि यू है, तो हम उसको चेंज करेंगे इस साइड के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ओके, और अगर इस साइड में कोई थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, जैसे कि ही, शी, इट या दे, तो इनको हम नो चेंज, इसका मतलब होता है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, वो जैसा का जैसा होता है इसको वैसा ही रख देते हैं। ओके, तो इस स्पीच में हम देख लेते हैं कि क्या करना है। तो दिया गया है आई कट द फिंगर, यानी रिपोर्टेड स्पीच क्या है, आई कट द फिंगर। तो इसमें आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को मैंने बताया था किसके अनुसार चेंज करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। तो इसमें जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है इसमें यू से, तो इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, यू। तो यू के अनुसार अगर हम उसको चेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आई भी किस में बदल जाएगा, यू में बदल जाएगा। ओके, तो यू से दैट यू कट द फिंगर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। इसमें रीजन क्या है,
यू कट द फिंगर को मैंने यू कट द फिंगर क्यों कहा है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हमारा जो पहला वाला स्पीच है रिपोर्टिंग स्पीच है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, सिर्फ उसके जो टेंस फॉर्मेशन है उसमें परिवर्तन कर देते हैं। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यू से दैट यू कट द फिंगर। ओके, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तो क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है Which one is the correct indirect narration of the sentence? He said 2 and 3 is 5। तो यहाँ पर एक और बहुत अच्छा रूल आ गया है इसमें। जो रूल ये है कि अगर किसी डायरेक्ट सेंटेंस में कोई यूनिवर्सल फैक्ट दिया गया है जो सार्वभौमिक है और सत्य है, वो बदला नहीं जाता, तो उस सेंटेंस को यानी उस रिपोर्टेड स्पीच को हम बिल्कुल भी नहीं बदलते, वो वैसा का वैसा ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ इसमें दिया है 2 and 3 is 5। 2 और 3 5 होते हैं, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है और इसको कभी बदला नहीं जाता, तो इसको हम वैसा का वैसा ही रख देते हैं। सिर्फ परिवर्तन कर देंगे कि उसको रिपोर्टिंग यानी कि उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम रिपोर्टिंग स्पीच के बाद में दैट लगा देते हैं, दैट कंजक्शन से उसको जोड़ देते हैं। तो इसको कर देंगे हम, दिया गया है ही सेड दैट 2 and 3 are 5। तो जैसा है वैसा का वैसा रखेंगे, आर नहीं लगाएंगे। ही सेड दैट 2 and 3 is 5। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, ही सेड दैट, और दैट के बाद में इसे जोड़ देंगे कंटिन्यू, 2 and 3 is 5। ओके, इसको कंटिन्यू जोड़ देंगे, यहाँ पे चलता चलेगा। ही सेड दैट 2 and 3 is 5। तो बी ऑप्शन हमारा एकदम सही है। अगर आपको इसकी एक डिटेल स्टडी चाहिए तो मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, आप ग्रामर वाली प्लेलिस्ट में जाके इसको पूरी वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 26 में है विच सेंटेंस इज करेक्ट। तो आप ऊपर देखते जाइए। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है वी ट्रेवल्ड बाई ऑटो, वी ट्रेवल्ड बाई द ऑटो, वी ट्रेवल्ड बाई अ ऑटो और वी ट्रेवल्ड बाई एन ऑटो। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के तहत अगर किसी चीज़ का उपयोग करते हैं, तब हम उसके आगे सिर्फ बाई का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, केवल बाई का प्रयोग करते हैं और फिर उस चीज़ का नाम लिख देते हैं जिसके द्वारा हम यात्रा कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, बाई ऑटो, तो हम लिख देंगे ऑटो। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर है वो कौन सा सही हो जाएगा, किसमें बाई ऑटो दिया गया है, वी ट्रेवल्ड बाई द ऑटो, वी ट्रेवल्ड बाई ऑटो। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा कैसा है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए कैसा है हमारा, करेक्ट है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है आपका विच सेंटेंस इज इनकरेक्ट। यहाँ पे 4 सेंटेंस दिए गए हैं, देखिए उनमें से हमें जो इनकरेक्ट सेंटेंस है उसे चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आपका दे आर वुमेन टीचर्स। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है वी आर लेडी डॉक्टर्स, आप स्क्रीन पर देखते जाइए। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है यू ऑल आर हाउसमेट्स, और ऑप्शन नंबर डी में है वी आर वुमेन डॉक्टर्स। तो चारों सेंटेंस को एनालाइज करके जब हम देख रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है वो कहाँ हो सकती है, कंपाउंड नाउन बना दिए जो पिलर नंबर में कन्वर्ट कर दिए गए हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो हम सभी के जो कंपाउंड पिलर नंबर है उन्हें चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, सिंगुलर टू प्लूरल बनाने के नियम आने चाहिए। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप उसमें से आसानी से सीख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो देखिए, अगर हमारे पास कहीं पर मैन या वुमन इनसे मिलाकर कंपाउंड नाउन प्लूरल बनाने हो, तब हमारे पास एक रूल होता है कि इसके बाद में अगर कोई नाउन आ जाता है जैसे मैन, सर्वेंट, हमें इनका प्लूरल बनाना है, तो इधर ये भी हमारा प्लूरल चेंज हो जाएगा और ये भी प्लूरल में चेंज हो जाएगा। यानी मैन की जगह पर MEN मैन हो जाएगा, सर्वेंट की जगह पर सर्वेंट्स हो जाएगा।
इसी तरीके से इसमें ई लग जाएगा तो ये वुमन हो जाएगा, और वुमन मान लीजिए यहाँ पे डॉक्टर करना है हमें तो डॉक्टर्स हो जाएगा। इस तरीके से ये करेक्ट कंपाउंड प्लूरल नंबर बन जाएंगे। लेकिन अगर ये नहीं हो, कोई दूसरा नाउन आ जाए, जैसे मान लीजिए हाउस मेड, अब हमें इसको क्या करना है, प्लूरल बनाना है, इस कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाना है। तो हाउस मेड में हाउस तो हमारा कैसा रह जाएगा, सिंगुलर रह जाएगा, लेकिन मेड कैसा हो जाएगा, हमारा प्लूरल बन जाएगा, यानी पहला वाला सिंगुलर दूसरा वाला प्लूरल। तो हमें यही फॉर्मूला इस क्वेश्चन में यूज कर देना है। चेक कर लेते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखिए दिया गया है आपका पहले में वुमेन टीचर्स, यानी हमने क्या बताया, दोनों प्लूरल, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। और लेडी डॉक्टर्स जिसमें पहला सिंगुलर दूसरा प्लूरल, तो ये भी करेक्ट है, इसमें मिस्टेक नहीं है। इसके बाद में हाउस मेड्स, तो हाउस मेड में भी पहला सिंगुलर है और दूसरा प्लूरल है, ये भी सही है। उसके बाद वुमन डॉक्टर्स, ये मैच नहीं हो रहा है, वुमन डॉक्टर्स यहाँ पर हमें ई लगाना चाहिए लेकिन वहां लगा हुआ है ए, इसका मतलब इसमें मिस्टेक है। और हमें छांटना क्या है, हमें छांटना भी यही है कि किस सेंटेंस में एरर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, वुमन डॉक्टर्स वाला, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, हमें यही टिक करना है। तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, बाकी के जो क्वेश्चन है हम उन क्वेश्चंस को करेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए और वीडियो कैसी लगी वो हमें बताइए। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।